बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो था जिसमें ग्लूकोज वाज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस कहलाता था। सेकेंड स्टेप था ऑक्सीडेटिव कार्बोजाइलेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ था। और इसके बाद का जो थर्ड स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है एंड दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें एटीपी रिलीज होता है एंड दिस इज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. So electron transport system, as you see in the diagram, it is a chain of series of 4 proton complex जो जहाँ पे जो redox reaction है that takes place in the formation of the ATP with the help of the ATP synthetase. तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं. So before we come to the ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं और देखते हैं कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी और जो ट्रैप हुई थी वो किन स्टेप्स में कैसे हुई थी. एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को रिलीज करता है और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पे डायरेक्टली रिलीज होते हैं. तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है इन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. अब ये जो पायरुविक एसिड जो है जब ये क्रेब्स साइकिल के लिए एंटर करता है जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है एंड एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, दोनों रेस्पिरेशन में ये स्टेप्स कॉमन है. तो इसका जो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होगा. कहाँ पर? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में. और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD का रिलीज होगा विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के रिलीज हुए थे. तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इसको 1 मॉलिक्यूल से ही रन करवाते हैं साइकिल को, बट इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए थे. कहाँ? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में. अब एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और पहला जो इसका रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ होगा और सिट्रिक एसिड इसका साइट्रेट फर्स्ट कंपाउंड बनेगा. जो थर्ड इसका स्टेप है वो मेन स्टेप जो है वो क्रेब्स साइकिल है जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. मैट्रिक्स का मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी ये स्मूथ मेम्ब्रेन है. जो इनर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डेड मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी कहलाते हैं. ये इनफोल्ड हो चुके हैं, ये क्रिस्टी कहलाते हैं. तो इसके बीच का तो ये सब्सटेंस है ये मैट्रिक्स कहलाता है. क्रेब्स साइकिल यहाँ पर हो रही है. इवन जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन था जो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ था पायरुविक एसिड, वो भी यहीं पर होता है. क्रेब्स साइकिल जब रन करता है तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम के साथ यहाँ पे मैंने रन करने को ये रिएक्शन दिया है. तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NAD 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH राइट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पर रिलीज होता है. मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो NAD में और FADH में यहाँ पे ट्रैप हो रही है. सिंस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हुए थे क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में हुआ था और 2 मॉलिक्यूल ही चेंज होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बने थे. तो यहाँ पर आप देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, तो इसको हम डबल कर देंगे तो इस क्रेब्स साइकिल के ड्यूरिंग 6 मॉलिक्यूल ऑफ NAD 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज हुए. टोटल अभी हम अगर देखें तो ग्लाइकोलिसिस में भी 2 NAD आए थे और जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन था उसमें भी 2 NAD आए थे. तो टोटल यहाँ पर 10 NADH यहाँ पे रिलीज हुए हैं विथ 2 FADH रिलीज हुआ है. 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ग्लाइकोलिसिस में भी यहाँ पे निकले थे तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP डायरेक्टली यहाँ पे रिलीज हुए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के रिलीज हुए. बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल हैं वो 2 इस प्रोसेस में 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन में, और यहाँ पर इस प्रोसेस के ड्यूरिंग अभी देखा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD रिलीज होते हैं. टोटल 10 मॉलिक्यूल ऑफ NAD एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH. ये जो है
अब ये जो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेंगे, एटीपी में, क्योंकि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी है किसी भी ह्यूमन सेल की, और उसी के फॉर्म में जो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें कोई भी सेल एनर्जी ट्रैप कर सकता है। वो ना नेट के फॉर्म में कर सकता है ना फैट के फॉर्म में कर सकता है, वो सिर्फ एटीपी के फॉर्म में कर सकता है। तो वो एटीपी कैसे रिलीज होता है, फ्रॉम 10 मॉलिक्यूल ऑफ नेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एफएडीएस से, ये तो डायरेक्ट हमें मिल ही गया है। ये प्रोसेस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। उसमें क्या होता है, पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसीलिए यहाँ मेंशन किया है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ पे मेंशन किया गया है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसीलिए मेंशन कर दिया था, क्योंकि जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर H2O बनेगा और यहाँ पे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर क्या होगा, ट्रैप हो जाएगी। अब अगर इसको मैं एक बार रिएक्शन को लिख के आपको दिखा दूं कि रिएक्शन क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये क्या था, C6H12O6, ये ग्लूकोज था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था C6H12O6, और ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट स्टेप में यूज हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी जो लास्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वहां पे ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। इसके जो ड्यूरिंग है कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो 4 मॉलिक्यूल है वो क्रेब्स साइकिल के ड्यूरिंग बने हैं, और 2 मॉलिक्यूल जब पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हुआ था। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, और यहाँ पर 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के रिलीज होते हैं, जो कि 95% ऑफ द एनर्जी सेल का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है। तो इसमें स्टेप पे आप देख सकते हो कि ये लास्ट स्टेप है, ये हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को ट्रैप करता है यहाँ पे हाइड्रोजन को, एंड इट फॉर्म्स द H2O, और इस स्टेप के ड्यूरिंग ही एटीपी जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो ये वाला जो स्टेप है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, राइट, और ये क्या है, ये है सेकेंड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइट, ये वाला हो गया, राइट। यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो ये जो पोजीशन है, यहाँ जो पोजीशन है इसके, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ है और यहीं पे NADH भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से और इसके बीच में जो ये वाली प्लेस है, यहाँ पर ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है, राइट। तो दिस इज द पोजीशन जहाँ पर जो लास्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC कहलाता है, दोनों सेम चीजें हैं। ये है क्या, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लास्ट स्टेज है रेस्पिरेटरी पाथवे का, अभी एक्सप्लेन करा था। मेटाबॉलिक पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पास करते हैं थ्रू वन कैरियर टू अनदर, एंड दैट इज known as इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया है, ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज मेड अप ऑफ कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास ऑन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन एब्रिविएशन किसका है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, उसके थ्रू ही एनर्जी जो है यहाँ पर वो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है, जो कि बाद में ऑक्सीजन इसको कैप्चर करके वाटर बनाएगा, और एडीपी जो है फॉस्फेट को के साथ कंबाइन करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी करेंसी हमको मिल जाएगी। तो ये सिस्टम है जो कि कहाँ पर हो रहा है, जो बीच वाली मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कौन सी है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल रन हुआ था, और आउटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के जो बीच वाली मेम्ब्रेन है वहां पे ये प्रोसेस हो रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। दे आर एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ये आराम से यहाँ पर प्रेजेंट है। एम्बेडेड का मतलब होता है एक पोजीशनड है यहाँ पर, एंड दिस शटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH NAD FADH टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जो है ऑक्सीडेशन, जो अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कहाँ से, नेट से एंड FADH से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जो कि ट्रैप कौन करेगा,
यहाँ पे लास्ट में ट्रैप होकर एंड देन ओनली द एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में एटीपी विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है या 4 और 5 जो कॉम्प्लेक्सेस है वो दे आर इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे लास्ट में यूटिलाइज हो रहा है। In the process, protons are pumped from the mitochondrial matrix to the inner membrane space and oxygen is reduced to form water. अभी बताया oxygen is reduced to form, यहाँ पर H2, यहाँ पे H2H को रिसीव करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन एंड वाटर को बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर बनेंगे। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ATP दैट इज फॉर्म्ड। तो ये जो ये सीरीज जो है यहाँ पर जैसे लिखा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स बाउंड, दीज ऑल आर द प्रोटीन्स। ये कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स है, प्रोस्थेटिक ग्रुप से कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं यहाँ पर। जैसे FMN है, FMN क्या है, कोएंजाइम है जो डिराइव हुआ है विटामिन B2 से। ये कंपोनेंट है फ्लेवोप्रोटीन का और ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। इसी तरह से बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें इस तरह के प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दे आर द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विच आर बाउंड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये एम्बेडेड है और इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास ऑन हो रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या बना था, NAD है, फैड है, जो FADH2 था, NADH था यहाँ पर, तो इसके थ्रू पास हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है आप यहाँ देख सकते हो, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस चल रहे हैं और एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज फॉर्मिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या मीनिंग हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मीनिंग हुआ इट इज अ डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन। प्रोटॉन कंसंट्रेशन में डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अक्रॉस द मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन के कंसंट्रेशन उसमें डिफरेंस होता है और इसी की वजह से जो सिंथेसिस ऑफ ATP यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। तो एक यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होती है दैट फॉर्म्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ATP इज सिंथेसाइज्ड। जैसे 36 मॉलिक्यूल अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कैलकुलेट भी करके बताया था, अभी दोबारा से भी कैलकुलेट करके बता देंगे। जैसे NAD जो होता है, एक मॉलिक्यूल NADH का 3 मॉलिक्यूल ATP रिलीज करता है, तो 10 मॉलिक्यूल NADH के थे तो 30 मॉलिक्यूल 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होंगे। FADH 2 मॉलिक्यूल ATP के रिलीज करते हैं, वहां पे 4 मॉलिक्यूल्स थे तो वहां पर कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 4 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ATP इज released by the protein APT synthetase। तो ATP synthetase जो है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, इसको आप फिफ्थ कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है जहाँ पे ATP सिंथेटेज वर्क करता है और ADP विल बी चेंज इनटू द ATP। यहीं पर जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिसीव करके जो वाटर है उसको भी ये रिटेन करवाता है, ये बनाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 और लास्ट जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये जो लास्ट रिएक्शन होता है इसे आप ATP सिंथेटेज पे कैरी आउट करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसको हम लोग कई बार कॉम्प्लेक्स 5 भी कह देते हैं। तो दीज आर द 5 कॉम्प्लेक्सेस जिसके थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कैरियर होता है, जो कैरी करता है हाइड्रोजन को यहाँ पर, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो वन बाय वन वी जस्ट टेक द व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स 1, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। इसको एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ, ये कहाँ पर हो रहा है, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है और यही वाला जो है ये दैट इज क्रिस्टी कहलाते हैं, ये मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स जहाँ पे क्रेब्स साइकिल रन किया था, राइट। तो जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है जो कि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल रन किया था। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन ये वाली स्पेस है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन ये स्पेस है और इनर मेम्ब्रेन ये स्पेस है। तो आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि जो इंटर मेम्ब्रेन की स्पेस है, मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, ये इंटर मेम्ब्रेन की स्पेस है और ये इनर मेम्ब्रेन की।
तो ये बाहर की लेयर हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी स्पेस हो जाएगी? इंटर मेम्ब्रेन। इंटर का मतलब इन बिटवीन द मेम्ब्रेन। और ये कौन सी हो जाएगी? ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी और ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना कि कहाँ से ये जो हाइड्रोजन जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, कैसे ये कैरी आउट हो रहे हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल रन कर रहा था, तो क्रेब्स साइकिल के ड्यूरिंग जो है NADH या FADH रिलीज हुआ था। कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेप्टेज कहलाता है। यूबिक्विनोन को हम Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यूबिक्विनोन जो Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये UQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट कैरीज द इलेक्ट्रॉन। और ये कोएंजाइम Q भी कहलाता है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा, Q हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे, Q साइकिल। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना कि यूबिक्विनोन क्या है। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये क्या कहलाता है? यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहलाता है। ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन कहलाएगा। और ये मेड अप ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम है जो कि 45 प्रोटीन जो है ये 45 अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन से बना हुआ है। और द फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड FMN, जिसको मैंने बताया भी था FMN क्या है, ये कोएंजाइम है जो कि डिराइव हुआ है विटामिन B2 से। और कंपोनेंट है ये फ्लेवो प्रोटीन का, और ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। एंड 8 आयरन सल्फर क्लस्टर, आयरन सल्फर क्लस्टर जो है ये कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर है, कोएंजाइम है, एंजाइम है, तो दे ऑल आर दिस दैट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स 1। NAD जो है Na निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये डोनेट कहाँ से होता है? ग्लाइकोलाइसिस से। 2 मॉलिक्यूल होता है, फिर बीच में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन जो था उसमें से 2 मॉलिक्यूल होता है 4, और सिट्रिक एसिड से कितना होता है? 6 मॉलिक्यूल्स होता है। तो टोटल 10 मॉलिक्यूल्स NADH कहाँ पे है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इट इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, राइट। सो ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या होता है? इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप यहाँ पर देख रहे हो कि NADH जो है यहाँ पे ये देख सकते हो आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये पहले कौन रिसीव करेगा? FMN। FMN क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद ये 8 आयरन सल्फर क्लस्टर, ये क्या है? कोफैक्टर है, इसके थ्रू ये पास होगा। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स 1 है। अब ये जो यहाँ ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच NAD यहाँ से निकालेगा, और हर इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन NAD के जो होते हैं वो FMN पहले रिसीव करेगा। तो यहाँ मेंशन्ड है यहाँ पर NAD का 1 मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है FMN को रिसीव करेगा। उसके बाद ये जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा FeS क्लस्टर में जो कि एक कोफैक्टर है। एंड फाइनली it will come to the coenzyme Q। coenzyme Q अभी आपको बताया था कि Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूबिक्विनोन को, और ये कैरीज, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है इट कैन पंप 4 हाइड्रोजन आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से ये यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 4 हाइड्रोजन आयंस को यहाँ से कैरी आउट करके पंप कर देगा, राइट। In this way, hydrogen ion gradient is established and maintained in the 2 compartments separated by inner mitochondrial membrane. अब inner mitochondrial membrane में तो ये कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स था, यहाँ पे NADH प्रेजेंट था, और यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन जहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए हैं, राइट। तो ये जो रिलीज हुए हैं यहाँ पे मैट्रिक्स आर्म है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, और ये आपको समझ आ गया होगा कि जो NADH है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन FMN यहाँ पे रिलीज करेगा थ्रू द FES। अब इसको Q जो है कोएंजाइम यूबिक्विनोन जो है Q इसको रिसीव करेगा, एंड QH2, राइट। सो व्हाट इज द QH2? QH2 क्या कहलाता है? ये यूबिक्विनॉल कहलाता है। दिस इज यूबिक्विनॉल। और यूबिक्विनॉल कब बनता है?
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्यू साइकिल। जब इसके पास ये जो क्यू है, ये कोएंजाइम जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बना लेता है, यूबीक्विनॉल। ये फॉर्म करेगा यूबीक्विनॉल। और यूबीक्विनॉल फिर से बता देती हूँ, ये मॉलिक्यूल कब बनेगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन द क्यू साइकिल, जो कि एक ईटीएस का पार्ट है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो इन दिस QH2 इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गए और इसने रिसीव किए हैं यहाँ पे कोएंजाइम Q ने, यूबिक्विनॉन ने, और यहाँ पर क्योंकि NADH यहाँ पर NAD में चेंज हो गया है और कोएंजाइम QH2 बन गया है, राइट। और 4 हाइड्रोजन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन में यहाँ पर आ चुके हैं और ये क्या बन गया है यहाँ पर, यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉल से यूबिक्विनॉल बन गया है। दिस इज द फर्स्ट। नाउ द फर्स्ट स्टेप के बाद जो NADH को रिसीव हुआ था, जो सेकेंड स्टेप है वो Q और कॉम्प्लेक्स 2 कहलाता है। ये जो पिक्चर जो डिपिक्ट कर रहा है ये Q और कॉम्प्लेक्स 2 को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पर। इसमें FADH जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, FADH जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको याद होगा जो मेरा इससे पहले वाला प्रेजेंटेशन है क्रेब्स साइकिल का, उसका एक एंजाइम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने वहां पर भी मेंशन किया था कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो ETC का भी एक रिएक्शन कंडक्ट कराता है, जिसमें जो सक्सिनेट है वो फ्यूमिरेट में चेंज होता है। ये कौन सा था, ये वहां पर था, 4 कार्बन कंपाउंड ही 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है। क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन था। वही जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके नाम पे कॉम्प्लेक्स 2 कहलाता है क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट से। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है सिट्रिक एसिड साइकिल का, मतलब क्रेब्स साइकिल का, और ये सेकेंड एंट्री पॉइंट ऑफ ETC है। सेकेंड एंट्री पॉइंट ऑफ ETC का क्या मतलब है, ये एक कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसका यहाँ पर एक पार्ट है। सो कॉम्प्लेक्स 2 डायरेक्टली रिसीव करता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FADH2। 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। फिर से बता देती हूँ, ये ना ग्लाइकोलिसिस में रिलीज होते हैं ना ऑक्सीडेटिव कार्बोजाइलेशन में होते हैं। ये सिर्फ क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल या कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ही रिलीज होते हैं। डायरेक्टली रिसीव करता है ये, और ये किसी भी कहीं से भी किसी भी और कॉम्प्लेक्स में पास ऑन नहीं होता है। तो ये इंटर जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ये कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू नहीं रिसीव करता, ये डायरेक्ट करता है। ये जो कंपाउंड है ये फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स को थर्ड जो है Q जो है ये कनेक्ट करता है, राइट। जो फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करता है, इसीलिए इससे पहले जो मैंने आपको स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया था ETC का, उसमें फर्स्ट और थर्ड पहले आया था, उसके बाद सेकंड आया था। तो ये जो कंपाउंड है ये कनेक्ट करता है फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लेक्सेस को थर्ड कॉम्प्लेक्सेस से, राइट। और जो Q मॉलिक्यूल है, Q मॉलिक्यूल आप तो याद हो जाएगा आपको, ये एक कोएंजाइम है यूबिक्विनॉन। इट इज अ लिपिड सॉल्युबल, फ्रीली मूव करवाता है हाइड्रोफोबिक कोर को थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको मैं अभी और डिटेल में ले रही हूँ कि यूबिक्विनॉन जो है क्यूबिक्विनॉल में चेंज हो रहा है, QH2 में यहाँ पर चेंज हो रहा है। और ये जो FAD है ये FADH2 जो यहाँ पे बना था ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यहाँ पे रिड्यूस होगा, सो ऑक्सीडेशन होगा। तो जो सक्सिनेट ऑक्सीडाइज जो होता है फ्यूमिरेट में, जो सक्सिनेट चेंज होता है फ्यूमिरेट में, कहाँ पर होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर एक्सेप्टेड बाय द FAD, और FAD में जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो ये FADH2 बन जाता है। तो विद इन द कॉम्प्लेक्स 2 जो FAD passes them to the FES cluster, ये कोफैक्टर है, फेरस सल्फर क्लस्टर, एंड देन कोएंजाइम Q। जैसे पहले भी क्या हुआ था, FMN से वो FES क्लस्टर के थ्रू कोएंजाइम Q के पास वहां पे पास ऑन हुआ था, अभी जो हमने इससे पहले वाला कॉम्प्लेक्स देखा था। यहाँ पर क्या होता है कि सक्सिनेट
डी जो यहाँ पे चेंज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो पास ऑन होते हैं वो FAD के थ्रू, ये FES क्लस्टर के थ्रू कोएंजाइम Q में पास ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं ये Q के थ्रू QH2 के थ्रू, क्यूबिक्विनॉल से यूबिक्विनॉल यहाँ पे बन रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है, since the electron bypass and they do not energize the proton pump in the first complex, few electrons, जो ATP molecules है यहाँ पर बनते हैं FADH2 इलेक्ट्रॉन से। जैसे NADPH में से NADH से 3 ATP रिलीज होते हैं, यहाँ पर 2 ATP रिलीज करता है। उसका रीजन क्या है कि these electrons bypass and do not energize and the जो प्रोटॉन पंप है इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए दिस इज द रीजन कि ये एनर्जाइज नहीं करते प्रोटॉन पंप को। प्रोटॉन पंप क्या था? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स था, तो फ्यू ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स जो FADH इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, वहां से बनते हैं। सिंस इट इज रिड्यूस टू QH2, QH2 क्या है? यूबिक्विनॉल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पास ऑन होकर यहाँ से FES क्लस्टर से पास ऑन होके Q से पास ऑन होके QH2 पे आ चुका है। यूबिक्विनॉन जो है, यूबिक्विनॉल पर इट इज रिड्यूस्ड, सो यूबिक्विनॉन जो है डिलीवर्स इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो यूबिक्विनॉन है, जो Q है यहाँ पर, इसीलिए कॉम्प्लेक्स Q भी कहलाता है ये थर्ड कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन करेगा, राइट। सो जो Q है, फिर से यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ये कोएंजाइम Q है, यूबिक्विनॉन कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है दोनों से, NAD से भी इसने रिसीव किया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, FADH से भी रिलीज करा से भी रिसीव किया सेकेंड कॉम्प्लेक्स में ड्यूरिंग द सक्सीनेट हाइड्रोजिनेज। तो जो ये एंजाइम NFADH है, ये स्मॉल कॉम्प्लेक्स दैट डिलीवर्स द इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली टू द ETC बाय पासिंग द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो सक्सीनेट प्लस FAD ये फ्यूमेरेट बनेगा, या मैट्रिक्स में ये चल रहा है। अब ये जो है, ये कोएंजाइम Q पे इलेक्ट्रॉन डिलीवर करके ये क्यूनॉन जो था, यूबिक्विनॉन जो था, यूबिक्विनॉल बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रिएक्शन हुआ था सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू, FADH बना था, इसने जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर दे दिए, Q ने इसको रिसीव किया, एंड नाउ इट हैज कम टू द थर्ड कॉम्प्लेक्स, and this is the third complex, right, which is made up of the cytochrome. So जो Q है, coenzyme Q, ubiquinol, now it has received the hydrogen from the complex 1 and complex 2. अब ये जो है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम B रिस्के यूनिट्स। रिस्के यूनिट्स का मीनिंग क्या है कि ये 2 आयरन और 2 सल्फर को कैरी करता है। जो रिस्के यूनिट है यहाँ पर, ये 2 Fe को एंड 2S आयरन सल्फर को कैरी करता है। और ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये कैटालिटिक सब यूनिट है साइटोक्रोम BC1 की। साइटोक्रोम BC1 का मतलब हो गया साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C के बीच की जो कैटालिटिक यूनिट है। और ये 2 Fe और 2 सल्फर, मतलब 2 आयरन और 2 सल्फर, आयरन सल्फर क्लस्टर जो लोकेटेड होता है जो पेरिफेरी पर प्रोटीन की सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है। तो ये कनेक्ट करता है साइटोक्रोम B को साइटोक्रोम C पे BC1 को, एंड दैट इज नोन एज द रिस्के सब यूनिट। साइटोक्रोम क्या है? दिस इज अ प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व है ETC में, और ये हीम ग्रुप को कैरी करता है, आयरन ग्रुप को कैरी करता है। दिस इज द साइटोक्रोम। ये जो हीम ग्रुप्स हैं वो ऑल्टरनेट है बिटवीन द फेरस एंड फेरिक में, और ये किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये फेरिक और फेरिस में, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। तो ये जो हीम ग्रुप है, ये ऑल्टरनेट बिटवीन द फेरस एंड फेरिक, और ये ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप देख ही रहे हो कि QH2 जो है, यूबिक्विनॉल जो है, दैट इज कैरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जो है वो Q जो था, दैट इज कोएंजाइम Q, ये कैरी कर रहा था कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से। अब इसने ट्रांसफर करने साइटोक्रोम में, एक प्रोटीन है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थर्ड कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो बिकॉज जो साइटोक्रोम C है, जो कि फर्दर इस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा
कॉम्प्लेक्स 4 में इट कैन एक्सेप्ट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एट वन टाइम। तो जो ये क्यू साइकिल है अकर दैट इज इन 2 स्टेप्स। यहाँ पर आप मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट साइकिल एंड सेकेंड साइकिल इन दोनों को मिलाकर 1 क्यू साइकिल कंप्लीट होती है। दूसरे डायग्राम से भी मैंने आपको दिखाया है, फर्स्ट हाफ ऑफ क्यू साइकिल, सेकेंड हाफ ऑफ क्यू साइकिल, 2 क्यू साइकिल क्यों रन करते हैं। और क्यू क्या है, क्यू कोएंजाइम क्यू जो है वो कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। तो साइटोक्रोम सी है, it can only accept a single electron one time, तो it occurs at 2। यहाँ पर जो हीम ग्रुप है उसके थ्रू यहाँ पर कैरी कर रहा है। सो जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो 4 प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, और जब एक क्यू साइकिल कंप्लीट होगा और यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को स्टैब्लिश करेगा। तो ये आप देख सकते हो कि एट वन टाइम K1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। तो दिस इज द साइटोक्रोम, दिस इज द साइटोक्रोम। ये दोनों को मिलाकर एक साइकिल क्यू साइकिल कंप्लीट होगी, और एक जब क्यू साइकिल कंप्लीट होगी तो 2 प्रोटॉन्स यहाँ पर एक साइकिल से मिला के टोटल 4 प्रोटॉन्स जो है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। टोटल 4 जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर स्पेस में यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 बार यहाँ पर कैरी ऑन हो रहा है और 2 साइटोक्रोम सी जो है ये इसको यहाँ से भेज रहा है। तो ये वाला जो स्टेप है ये इंटर मेम्ब्रेन में 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रिलीज करेगा 1 molecule of cytochrome C. This is the third complex of the electron transport chain, जो कि cytochrome BC1 भी कहलाता है, और it is made up of the rescuing proteins। जो कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 को यहीं पर जो है ये एनर्जी जो एटीपी में रिसीव होगी, जो 5th वाला है, और जो 4 है वो कौन सा है 4, जिसमें कि H2O will be formed। तो 4th कॉम्प्लेक्स है, दिस इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम प्रोटीन्स C, A and A3। ये क्या कहलाते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये भी और क्या कहलाता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि ये साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करता है और फिर ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन में। मतलब यहाँ से जो हाइड्रोजन है वहां पे रिलीज करवाता है, और जो रिलीज हो जाते हैं अब ये किसके पास भेजता है, ऑक्सीजन के पास, राइट। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स C, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A and A3। इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम को, क्योंकि रिएक्शन डॉक्स रिएक्शन ही तो यहाँ पे चल रहे हैं। वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन में, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन कैरियर है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का। ये यहाँ पे स्टेप दिखाया गया है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास ये यहाँ पर फाइनल ट्रांसफर करता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। तो जो लास्ट स्टेप है इसका भी, पहले तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है, अब इसका जो लास्ट स्टेप है जिसको कभी हम लोग एटीपी सिंथेटेज कहते हैं, कई बार इसको 5th कॉम्प्लेक्स की तरह भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये 2 हीम ग्रुप्स को कंटेन करता है, जिसमें कि एक जो हीम ग्रुप है वो साइटोक्रोम A पर है और दूसरा A3 पर है। तो ये हीम ग्रुप जो है ये साइटोक्रोम A पर है, और दूसरा जो हीम ग्रुप है ये साइटोक्रोम A3 पर है। तो 2 हीम ग्रुप को ये यहाँ पे कैरी करता है जो ये कॉम्प्लेक्स है, और 3 कॉपर आयंस को, एक पेयर ऑफ कॉपर आयन A, कॉपर आयन A, कॉपर आयन A, कॉपर आयन A, मतलब 1 पेयर ऑफ दिस एंड 1 सिंगल कॉपर B, राइट। सो 3 कॉपर आयंस को, जो कि 1 पेयर ऑफ कॉपर A एंड 1 सिंगल कॉपर B, जो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोक्रोम A3 पर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, जो कि बना हुआ है साइटोक्रोम C, A and A3 से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, यहाँ पर मेंशन भी हो रहा है कि ये जो ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर कर रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो कर देती हूँ उसको, कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं इसको पहले। साइटोक्रोम जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को टाइटली होल्ड करता है बिटवीन द आयरन एंड कॉपर। आयरन हीम पार्ट हो जाएगा, और कॉपर, कॉपर का जो कॉपर ए यहाँ पे प्रेजेंट है और कॉपर बी यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर ए यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे मेंशन्ड है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर बी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो साइटोक्रोम है ये hold an oxygen molecule very tightly between the iron and copper
until the oxygen is completely reduced. Completely reduced का मतलब है that will be formed to the H2O. तो reduced oxygen then picked up two hydrogen ions. कहाँ से हाइड्रोजन आयन? जो इस मेम्ब्रेन पे हाइड्रोजन है, तो मैट्रिक्स है, जो इंटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आ रहे हैं, उसको ये पिक करके H2O यहाँ पे फॉर्म करेगा. आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये तब तक इसको अच्छी तरह होल्ड करके रखेगा जब तक ये जो हाइड्रोजन है ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसको रिड्यूस होकर ये H2O ना बना दे, क्योंकि एंड ऑफ द जो रिएक्शन इक्वेशन है उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज होने हैं. तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे साइटोक्रोम C जो है विच मीन साइटोक्रोम AN-A3 मैट्रिक्स से क्या होता है, दिस इज इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन में जो यहाँ पर है H2O को रिलीज करते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन. और जो लास्ट स्टेप है इसका, जहां ऑक्सीजन अब यूज हुआ, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहां पे रिड्यूस हुआ था. एटीपी सिंथेटेज जो है, जो कॉम्प्लेक्स 5 भी कहलाता है कई बार, VTC जनरेटेड प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू फॉर्म एटीपी. अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द लास्ट वन, this forms the last one. This is the complex 1, complex 2, complex 3, complex 4. complex 4 में आप देखो ऑक्सीजन यहाँ पर H2O को रिसीव करके यहाँ पर H2O यहाँ पे बन चुका है. और अब यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम जरा पढ़ते हैं, जो कि एटीपी सिंथेटेज का स्ट्रक्चर है. एक ये वाला जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एपीटी सिंथेटेज, ये FO एंड F1 यूनिट से बना हुआ है. ये FO यूनिट है. FO यूनिट जो है हाइड्रोफोबिक है एंड दैट इज एम्बेडेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और जो F1 यूनिट है ये हाइड्रोफिलिक है और ये मैट्रिक्स की साइड पर है. ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. तो यहाँ से अगर आप देखो, क्योंकि यहीं पर जो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है अब यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, राइट. अभी तक तो हाइड्रोजन रिसीव हो चुका है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन गया है. अब ADP इज चेंज इनटू द ATP. तो वो इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, फिर से इसको देखते हैं. एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 कहलाता है. ETC जनरेटेड प्रोटॉन ग्रेडियंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये क्या बनाता है, एटीपीज बनाता है. यहाँ पे पूरा का पूरा क्लस्टर हाइड्रोजन यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है, जिससे यहाँ पर ये रिसीव भी हो चुका है. एटीपी सिंथेटेज कंटेन FO एंड F1 पार्टिकल. दिस इज F1 पार्टिकल, दिस इज FO पार्टिकल. जो FO पार्टिकल है वो हाइड्रोफोबिक है, एम्बेडेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. और जो F1 पार्टिकल है जैसे वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह यहाँ पर क्या करता है, फेस करता है. अब जो प्रोटॉन कॉरिडोर है जिसमें कि प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड रिपीटेडली जो है हाइड्रोजन आयन फ्लो डाउन कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर. ये पहला कॉम्प्लेक्स में NADS से आया था, फिर FADS से आया था, फिर साइटोक्रोम से आया था. तो ये जितने भी यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन रिपीटेडली यहाँ पे ग्रेडियंट में आ रहे हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन. ये जो है ऑल्टरनेटिंग आयनाइजेशन ऑफ FO causes rotation and alter the orientation of F1 subunit. तो जो ये इसमें embedded है FO, यहाँ पर जो ATP सिंथेटेज का पार्ट है ये यहाँ पर रोटेशन कॉज करता है, ओरिएंटेशन इसमें यहाँ पर इसको चेंज करता है F1 सब यूनिट के लिए. और जो F1 है हाइड्रोफिलिक है और मैट्रिक्स की साइड पर ये फेस करता है. सो जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है F1 सब यूनिट में ये ATP को कैटालाइज करता है through the ADP to PI. तो ADP is adenosine diphosphate, ये किसके साथ ऐड हो जाता है इसमें, PI inorganic phosphate यहाँ पर बन जाता है and that is changed into the ATP. तो हर जो 4 hydrogen ions है they just form one molecule of ATP here. So यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन में से एक एक मॉलिक्यूल ATP का बन जाता है. और एंड ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन कह लो, सेलुलर रेस्पिरेशन कह लो, जो नेट गेन हमारे पास आता है वो 36 ATP का यहाँ पर आता है. तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. फोर्थ स्टेप में क्या होता है,
ऑक्सीजन रिसीव करके वाटर बना देता है मॉलिक्यूल, और जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर एटीपी बन जाता है। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो एटीपी सिंथेटेज कहलाता है, और यही स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। दिस स्टेप इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स से कैसे जो हाइड्रोजन आयंस है वो इंटर मेम्ब्रेन में कलेक्ट हो जाते हैं थ्रू ऑल द कैरियर्स कॉम्प्लेक्सेस, एंड द लास्ट वन जो स्टेप है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, कई बार इसको फिफ्थ स्टेप भी कहते हैं, कई बार फोर्थ स्टेप के कॉन्टिन्यूशन में ही हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कर देते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर H2O बनता है उसके बाद ये स्टेप इमीडिएटली हो जाता है बिटवीन द FO एंड F1 पार्टिकल ऑफ दैट, राइट। So what is the electron transport system? ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। It is the final component of the aerobic respiration. ग्लूकोज का मेटाबॉलिक जब पाथवे होता है और उसमें से फुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम 36 या 38 मॉलिक्यूल्स, इस प्रेजेंटेशन में तो मैंने आपको कैलकुलेट नहीं करवाया, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, एंड by the use of the atmospheric oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन से ही कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर एनर्जी रिलीज हुई है। इट इज अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिले रेस की तरह ये वर्क करता है। रिले रेस की तरह क्या वर्क करता है कि कॉम्प्लेक्स वन था, यहाँ से क्यू ने CO जो था को एंजाइम क्यू था उसने रिसीव किए हाइड्रोजन को, फिर FADH के हाइड्रोजन, फिर कॉम्प्लेक्स क्यू ने रिसीव करे, फिर साइटोक्रोम C ने के पास आए, फिर साइटोक्रोम C से यहाँ पर आए A2 A3 जो आया था, देन इट हैज कम टू द FO and F1 particle and the ATP is formed। तो एक रिले रेस की तरह ये वर्क कर रहा है, और जहां से हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली water is formed and ATP is released, right? So electrons are passed rapidly from one component to the next component to the endpoint, from complex 1 to complex 5, and electrons reduce molecular oxygen and they are producing the water, and this is the ATP which is generated। ये पूरा का पूरी साइकिल है फ्रॉम द ग्लूकोज का पायरुविक एसिड से लेकर ग्लाइकोलिसिस से लेकर ये सिट्रिक एसिड से लेकर, एंड नाउ दिस इज द ETC जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पे सारे के सारे जो एनर्जी है वो ATP में अब रिलीज हो चुकी है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन द फाइनल स्टेज ओनली, और ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती, तो ये दोनों ETC और क्रेब्स साइकिल नहीं मिलती है। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या है, जो कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 5 हमने पढ़ा था, इट इज अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन वीकली कनेक्टेड टू द सराउंडिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स। तो उसमें बड़े सारे कोफैक्टर्स है, कोएंजाइम्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं redox reactions के during, और then only the water molecule that is formed and ATP जो है that will be formed। So it will be going on, और ये reactions कहाँ चल रहे हैं, between the matrix and the inner membrane, and this is the intermembrane। तो इस पे बीच में ये जितने भी complexes है यहाँ पर inner mitochondrial membrane है, और जितना भी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो इंटर membrane space में हो रहा है, from the matrix to the inner mitochondrial membrane to the intermembranous space। तो intermembranous space के बाद ये FO and F1 जो है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, एंड देन ओनली जितना भी हाइड्रोजन है यहाँ पे मेंशन किया है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द एग्रीगेशन ऑफ 4 of these complexes labeled 1 to 4 together associated with the mobile electron carriers। they all are the mobile electron carriers, जो FMN हो गया और इलेक्ट्रॉन वो FAD वगैरह जितने भी हो जाएंगे, ये जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉन और molecule carriers है, राइट। तो दिस इज द रिकैपिचुलेशन ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। 3 साइकिल्स होती हैं जिसमें कि 2 ATP और 2 NADP यहाँ पे रिलीज होते हैं, 2 NADP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होते हैं। यहाँ पर 2 molecule of carbon dioxide, 6 NADP and 2 molecule of FADH and 2 molecule of ATP यहाँ पे रिलीज होते हैं, एंड
ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4 मॉलिक्यूल यहाँ निकले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकले, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमने यहाँ पर देखा, जो फोर्थ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स था। एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, कुछ यूज भी होती है डिफरेंट स्टेप्स में, बट अल्टीमेट जो नेट गेन होता है that is 36 and sometimes we just study 38 भी जो होता है, बट हम 36 पे इसको कैलकुलेट करके देते हैं कि 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP that will be released, that's all in the cellular। इसी से रिलेटेड और भी प्रेजेंटेशन से टॉपिक्स है, जिसमें कि मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन का टॉपिक हो गया, फिर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन लिया था, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस 11th और नीट के स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में लिया था। देन द सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल भी है, एनसीईआरटी बुक में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल के नेम से दिया हुआ है, which is also known as the Krebs cycle। वो मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन था, और जो लास्ट प्रेजेंटेशन है, बिफोर आई विल कम टू द कैलकुलेशन, जो दो चार टॉपिक्स छोटे छोटे बचे, आई विल कंप्लीट दैट, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दिस इज माय last topic of this chapter। Please subscribe my channel and like the video, give comments also। Thanks for watching।